टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम अक्षीय स्थिति में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्षीय और निरक्षीय में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने अक्षीय के बारे में केवल आपको समझाया था। यहाँ पर बात की जाए तो अक्षीय का मतलब ये होता है क्षैतिज लाइन, और निरक्षीय का मतलब होता है बाह्य अक्ष यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन। अक्षीय और निरक्षीय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गड़बड़ियाँ ये होती हैं कि अक्षीय और निरक्षीय पता नहीं होता। तो चूंकि दोनों समान रूप से ही है व्यंजक, इसलिए आपको ध्यान रखना निरक्षीय यानी बाह्य अक्ष और अक्षीय का मतलब एक्स अक्ष। तो इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अक्षीय स्थिति यानी कि जैसे एक द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव से इस यहाँ पर बिंदु P लेंगे तो वो अक्षीय हो जाएगा, और द्विध्रुव से अगर यहाँ पे बिंदु P लेंगे तो वो निरक्षीय हो जाएगा। जैसे कोई द्विध्रुव यहाँ पे रखा हुआ है और बिंदु P यहाँ पे है, तो हम यहाँ से इसके मध्य बिंदु O से R दूरी लेंगे तो ये हो जाएगा निरक्षीय। लेकिन कोई द्विध्रुव यहाँ पर है और इसका मध्य बिंदु ये है, और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में बिंदु P लेंगे तो वो हो जाएगा उसी अक्ष पर जिस अक्ष में रखा है, तो उसे बोलते हैं अक्षीय। और अक्ष से विपरीत उसे बोलते हैं निरअक्ष यानी निरक्षीय, जिसे हम बाह्य अक्ष भी बोलते हैं। तो ये हो गया अक्षीय और निरक्षीय। चलिए अब हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसके लिए हम रफ पेपर का यूज़ करेंगे या फिर चित्र को अलग से बनाएंगे, क्योंकि हमें उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस पेपर पर हम बनाएंगे इसका चित्र। सबसे पहले हम इसमें बना लेते हैं एक द्विध्रुव जो बराबर किंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होगा और जिसकी बीच की दूरी 2a होगी। तो ये हमने बनाया प्लस Q और माइनस Q चार्ज से एक द्विध्रुव। ये प्लस माइनस आप कहीं भी ले सकते हैं, इसमें आप कोई दुविधा मत मानिए, प्लस माइनस कहीं भी हो सकते हैं। अब इसके बाद इसका मध्य बिंदु क्या होगा O, और मध्य बिंदु O होगा, और प्लस Q पर हम मान लेते हैं बिंदु A पर प्लस Q है और बिंदु B पर माइनस Q है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2a होती है टोटल। तो बीच की दूरी 2a भी हमने मान ली है। जब ये 2a होगी तो बात करें इसका, ये O मध्य बिंदु है, तो ये हो जाएगी a और ये भी हो जाएगी a और a में बट जाएगी। तो हमने इसको a और a में बांट दिया। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ कहीं निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P होगा, तो हम यहाँ से R दूरी ले लेते हैं, और यहाँ पे एक बिंदु हमने माना P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता अलग होगी और माइनस Q के कारण अलग होगी। तो अगर हम बात करें प्लस Q की, तो बिंदु P पर टेस्ट चार्ज होता है Q0, जो कि एक टेस्ट ही चार्ज है जो धनात्मक प्रकृति का होता है। तो अगर ये यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर वो चार्ज है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, आपको ध्यान रखना यहाँ पर Q0 है या Q है, छोटा Q है, तो प्लस इसको क्या करेगा, धक्का देगा इस डायरेक्शन में। तो वो हम डायरेक्शन बना लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखा और हमने बनाया कि ये इसको इस तरीके से आगे की ओर धक्का देगा, और इसको हमने थोड़ा डार्क बना लिया है, और ये हो जाएगा E। तो ये हो जाएगी इसकी तीव्रता E वेक्टर। अब लेकिन यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो इसके बनेंगे समकोणिक घटक। एक बनेगा इस तरीके से, समकोण टाइप बना देना है आपको, और एक बनेगा यहाँ ऊपर की ओर, ये देखिए ऐसा आपको बना देना है एग्जाम में, और यही कहलाता है समकोणिक घटक। ये 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे पूरा, इसलिए ये देखिए। तो यहाँ पे आपको तीर के चिन्ह लगा देने हैं, और चूंकि ये है E1, इसको हम नाम दे देते हैं प्लस के कारण E1। तो ये E1 वेक्टर है, लेकिन इसकी दो डायरेक्शन होंगी, ये कि यहाँ और एक ऊपर। तो चूंकि थीटा यहाँ पे बन रहा है एंगल, तो थीटा यहाँ पे भी बनेगा,
और जब जिस भी घटक से थीटा बनता है वहाँ पे कॉस लेते हैं और बाकी साइन। तो ये हो जाएगा, यहाँ थीटा बना है इसलिए ये इससे टच है, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये ऊपर जो है ये हो जाएगा E1 sin थीटा। ये इस तरीके से आपको बना देना है। तो ये हो जाएगा E1 के लिए, और cos इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बना है थीटा यहाँ, तो यही थीटा यहाँ पे बनेगा, और जहाँ थीटा बनता है वहाँ हो जाएगा cos, और ये बनेगा फिर वापस सा साइन, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, cos 90 माइनस थीटा, तो वो एक ही रूप है। अब यदि बात की जाए माइनस क्यू की, तो माइनस क्यू इस चार्ज को क्या करेगा, यहाँ पे जो चार्ज रखा है आपको भूलना नहीं है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, छोटा चार्ज जिसकी प्रकृति धनात्मक है। तो ये क्या करेगा, माइनस इसको अंदर की तरफ खींचेगा, यानी हम यहाँ पे बना दें तो हम देखेंगे कि माइनस जो है इसको अंदर की ओर खींच रहा है इसी डायरेक्शन में। तो ये हमने बनाई कि ये हो जाएगी E2 वेक्टर, माइनस क्योंकि इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। लेकिन E2 के भी घटक बनेंगे, ये घटक पहले से ही बने हुए हैं, एक इस तरफ समकोण बना है और ये नीचे की ओर आप देख सकते हैं ये 90 फिर बन गया, तो इस तरीके से ये समकोण बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना है, यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ थीटा बन रहा है, तो एकांतर कोण से ये जेड आकृति का आपको कोण दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, तो थीटा यहाँ भी बनेगा। तो जिस घटक से थीटा टच होता है वहाँ पे उसका कॉस होता है, तो ये E2 है इसलिए E2 का कॉस यहाँ पे होगा, E2 cos थीटा। तो ये जो बचा हुआ घटक है ये हो जाएगा E2 sin थीटा। इस तरीके से इनके घटक आपको बांटना है। तो चित्र में सबसे पहले आपको इतना ही करना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। और जो हमने चित्र बनाया है आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। इसको साइड में रख देते हैं और हम शुरू से लिखेंगे। ये चित्र आपको यहाँ पहले बनाना है, उसके बाद भाषा लिखना है एग्जाम में। तो चूंकि हमने चित्र अलग से बनाया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना है तथा इसकी लंबाई 2a है। ये वाली भाषा तो आपने पहले वाले में भी लिखी थी अक्षीय में, दोनों की भाषा सेम है, लेकिन यहाँ से इसकी भाषा चेंज होगी आगे। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, यहाँ पे मैं आपको साथ में ही बताता चलता हूँ, इसके मध्य बिंदु O से आपको ध्यान से देखना है, इसके मध्य बिंदु क्या है O, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में यानी बाह्य अक्ष में, ऊपर की ओर है क्योंकि, तो आपको लिखना है निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, दूरी कितनी है R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में सबसे पहले। तो ये तो हमने लिख लिया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस चित्र को जरा देख लेते हैं। इस चित्र में अगर बात करें तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल लेते हैं तीव्रता, और फिर इसके बाद माइनस क्यू के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे जैसा हम लोगों ने पहले किया था। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो हमने हेडिंग डाल दी। अब तीव्रता निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे
इसको E1 नाम दे देते हैं। E1 बराबर तीव्रता का फॉर्मूला वही रहेगा जो कि हम पहले कर चुके हैं, 1/4πε0 इंटू और Q बटे, यानी प्लस Q है तो प्लस लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वो माना ही जाता है। और दूरी कितनी है, दूरी प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी तो AP ही मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि दूरी का वर्ग है तो R वर्ग नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लस Q यानी प्लस Q कहाँ पर स्थित है, बिंदु A पर, तो A से P तक की दूरी तो AP ही रहेगी। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं AP वर्ग, AP वर्ग। और इसकी दिशा बता देते हैं AP वेक्टर दिशा में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AP वेक्टर दिशा में। ये हमने दिशा भी बता दी। अब इसके बाद यदि बात की जाए AP के मान की, तो AP का मान खास तो है नहीं, ना ये R की रेंज में आ रहा कि बीच में कोई R हो या A हो। तो अब AP के मान के लिए हमें इस त्रिभुज को कंसीडर करना पड़ेगा। ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे समकोण बना है तो समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, और ये लंब आधार कोई भी ले सकते हैं। तो लंब और आधार दोनों का मान पता है, लंब कितना है R और आधार कितना है A, तो कर्ण हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर हम समकोण त्रिभुज लगाएं इसमें, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में, किसके लिए, AP के लिए, केवल AP के मान के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOP में, बीच में हमने O लिया है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। AOP में पाइथागोरस प्रमेय में, या डायरेक्ट लिख देते हैं AOP में यहाँ पे AP वर्ग बराबर R वर्ग प्लस A वर्ग, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आ जाएगा R वर्ग A वर्ग, क्योंकि AP की वैल्यू इतनी ही रहेगी इस त्रिभुज में। तो AP वर्ग जहाँ से आया वहाँ पे हम R वर्ग A वर्ग रख सकते हैं, जहाँ पे AP वर्ग लिखा है। तो यहाँ से इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना, AP का मान निकाल लेना है। 4πε0 इंटू Q बटे AP की वैल्यू रख देते हैं R वर्ग प्लस A वर्ग, और इसको बना दिया समीकरण 1। अब हम बात करेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब माइनस Q जो है E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे, माइनस Q से यदि दूरी देखी जाए तो माइनस Q जो है वो BP है, तो माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, BP, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे BP वर्ग। अब BP का मान भी हमें कैसे मिलेगा, फिर से त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लंब आधार और ये समकोण इस तरफ भी बनेगा, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, POB में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज POB में, और BP स्क्वायर हमें मिलेगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग, यानी R वर्ग प्लस A वर्ग, R वर्ग प्लस A वर्ग, ये BP स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब BP की जगह पर मान रख देते हैं, तब E2 मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q बटे R वर्ग प्लस A वर्ग। ये BP की जगह पर हमने ये पूरा मान रख दिया और इसे बना दिया समीकरण 2। अब यदि चित्र की बात की जाए तो ये जो घटक हमने बांटे हुए हैं इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने E1 को बांटा था, तो कॉस वाला क्षैतिज कहलाता है और साइन वाला ऊर्ध्वाधर, या फिर इस तरीके से भी आप देख सकते हैं क्षैतिज कौन है ऊर्ध्वाधर कौन है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीव्रता E1 को क्षैतिज घटकों में विभाजित करने पर, या तीव्रता E1 को घटकों में विभाजित करने पर, और लिख लेते हैं। जो लिखना है आपको मैं पहले से ही लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तीव्रता E1 को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर क्षैतिज घटक कॉस वाला है E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा। इसके बाद हम तीव्रता E2 को भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो हमने लिखा तीव्रता E2 को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं, केवल लिखना बस है। क्षैतिज घटक हो जाएगा कॉस वाला, क्षैतिज देखिए यहाँ पे कॉस वाला क्षैतिज, बस यहाँ पे 1 और 1 था, यहाँ पे 2 और 2 लगा दिया। अब चित्र में यदि ध्यान से देखा जाए तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन विपरीत हैं। ये उल्टी दिशा में है और ये इसके विपरीत दिशा में है। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। जबकि E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। ये भाषा हमें लिखनी पड़ेगी। तो चलिए लिख देते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। चित्र से स्पष्ट है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर हैं किंतु एक दूसरे के कैसे विपरीत हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, परंतु E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 cos थीटा, दोनों को जोड़ देते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हमने दोनों को जोड़ दिया। लेकिन अगर बात करें हम E1 और E2 के मान की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। E1 का मान आप देखिए यहाँ पे 1/4πε0 Q/r² प्लस a वर्ग, और इसको हमने समीकरण 1 बनाया था। और E2 का मान भी उतना ही है जितना E1 का है, 1/4πε0 Q/r² प्लस a वर्ग। देखिए यहाँ पे दोनों मान बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये समीकरण 1/2 से हमने इसलिए बनाया था ताकि हम बता सकें कि E1 और E2 दोनों कैसे बिल्कुल बराबर हैं। आप देख लीजिए ये वाला मान और ये वाला मान दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि E1 बराबर है E2 समीकरण 1/2 से, तो यहाँ पे हम E2 की जगह पर E1 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा E बराबर, चाहे E1 की जगह पे E2 लिख दीजिए, दोनों ही एक ही बात है। E1 cos थीटा ज्यों का त्यों, लेकिन इस E2 की जगह पर हम E1 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो यहाँ भी हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा हो जाएगा 2 E1 cos थीटा, 1 cos थीटा ये है, 1 cos थीटा, तो 2 cos थीटा हो जाएंगे, 2 E1 cos थीटा। और E1 की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देंगे। तो 2 गुणित E1 का मान पूरा हम लिख लेते हैं 1/4 जो मैंने अभी आपको दिखाया, ε0 इंटू Q/r² प्लस a वर्ग। ये हमने रखा Q का मान, E1 का मान पूरा, और गुणित में है cos थीटा, तो हमने cos थीटा भी लिख दिया। अब यहाँ पे cos थीटा का मान हमें निकालना है, तो हमें वापस से चित्र में चलना पड़ेगा। तो इस चित्र में यदि देखा जाए तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार यदि हम यहाँ पे देखें, आधार क्या है, आधार A है, और कर्ण क्या है, कर्ण था इन दोनों का। अच्छा, कर्ण निकालना है तो हम लोग इतना तो निकाल चुके थे कि BP वर्ग बराबर कितना होता है, BP वर्ग बराबर r वर्ग प्लस a वर्ग। ये हमने अभी निकाला है, r वर्ग प्लस a वर्ग BP वर्ग। लेकिन BP वर्ग नहीं, केवल कर्ण यानी BP चाहिए, तो वर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो अगर शुद्ध BP का मान निकालें हम, चूंकि हम BP का नहीं निकालते थे क्योंकि हमारे पास BP वर्ग होता था, तो डायरेक्ट r वर्ग a वर्ग हो जाता था। लेकिन BP वर्ग की जगह पर BP का मान चाहिए, तो होगा यहाँ पे कर्ण r वर्ग प्लस a वर्ग, ये होगा कर्ण।
तो आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा यदि हमें चाहिए तो आधार बटे कर्ण होगा, यानी कि आधार यानी a बटे अंडर रूट r वर्ग प्लस a वर्ग, ये होगा कॉस थीटा का मान। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, कॉस थीटा के लिए करेंगे ना, तो समकोण त्रिभुज BOP में कहीं भी ले सकते हैं आप, उस तरफ भी लेंगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी, तो कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, दोनों ही बराबर है। तो समकोण त्रिभुज BOP में अब हमें चाहिए कॉस थीटा, तो इसलिए हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और चित्र से देखा जाए तो आधार है a, यदि हम इसमें फिर से देखें आधार है a और कर्ण है अंडर रूट r वर्ग प्लस a वर्ग, तो a बटे और कर्ण हो जाएगा r वर्ग प्लस, आपको चित्र में ही लिख देना है कर्ण, तो उससे डिफाइन हो जाएगा r वर्ग a वर्ग। तो ये मिल जाएगा कॉस का मान, तो वापस से कॉस की जगह पर रखेंगे तो आपको मिलेगा E बराबर 2 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे r वर्ग प्लस a वर्ग, ये ज्यों का त्यों इतना पूरा यहाँ पे देखिए, और गुणित कॉस की जगह पर हम रखेंगे Q बटे अंडर रूट r वर्ग प्लस a वर्ग, ये हमने रख दिया। अब इसके बाद हमें करना है E बराबर, आगे मैंने दोबारा से स्टेप लिखा है क्योंकि नेक्स्ट पेज था, तो यहाँ पे A है आधार बटे कर्ण, तो A इसको करेक्ट कर देता हूँ, और इस वाले पेज में भी यहाँ पे ये A ही होगा, क्योंकि आधार बटे कर्ण आप देखेंगे यहाँ पे A बटे इतना ही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो 2QA ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये बनेगा P। तो सबसे पहले तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अलग कर देते हैं, 2QA बन गया P, द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, और नीचे यहाँ पर 1 की घात है, यहाँ पर 1 की घात है और यहाँ पर आधे की घात है, क्योंकि इस पर कोई भी घात नहीं तो 1 की मानी जाएगी। तो और ये r वर्ग a वर्ग पर आधे की घात यानी रूट लगी हुई है तो आधे की मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि 1 की घात प्लस आधे की घात है दोनों के पास, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, जोड़ देते हैं तो एलसीएम कर देते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3/2 की घात, किस पर, r वर्ग a वर्ग पर। यहाँ पे r वर्ग a वर्ग पर यदि कोष्टक के बाहर यदि कोष्टक लगा दिया जाए तो कोई भी घात नहीं है तो 1 की मानी जाएगी, और यहाँ पर r वर्ग प्लस a वर्ग पर अंडर रूट है यानी कि 1/2 की, तो दोनों घातों को जोड़ दिया है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक साथ में हम लगा सकते हैं 3/2 की घात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r वर्ग प्लस a वर्ग पर 3/2 की घात, और यहाँ पे हमें बता देना पड़ेगा चूंकि q इंटू 2a बराबर p बराबर द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यदि a बहुत ही छोटा हो, यदि चित्र में देखें ये द्विध्रुव की अल्प दूरी होती है, और अगर उसका भी आधा बहुत छोटा हो, a r की तुलना में यदि बहुत छोटा हो तो इसे हम अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि a छोटा हो, बहुत छोटा हो r से, तो इसे नगण्य मानने पर, तो इसे नगण्य मानने पर, तो चलिए लिखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे A को हटा देंगे तो R के ऊपर आएगी r वर्ग के ऊपर आएगी 3/2 की घात, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो R के ऊपर बचेगी केवल और केवल 3 की घात। तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे R घन, ये आएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो यही हो जाएगी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। और यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो E बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बस जोड़ देना है, इंटू P बटे R घन, यही हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, और यही निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का
व्यंजक होगा। और वायु अनिर्वात में के बराबर वापस से 1 भी कर सकते हैं, तो वो भी इसमें हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख के ये चित्र बनाना है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। उसके बाद ये चित्र है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको भाषा लिखनी है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद ये रहा स्क्रीनशॉट पहला। फिर इसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अक्षीय निरक्षीय में से एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद ये है, फिर ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद ये। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।